Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हमारा सेगमेंट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन जिसका डिस्कशन अपन करते हुए आए थे, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो डिस्कस करा था हमने। उसमें हमने देखा था कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है और ब्रीदिंग कैसे रेस्पायरेशन से डिफरेंट है, और ये भी देखा था कि हमने रेस्पायरेशन एक जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग के अंडर ही इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है ये सब हमने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और अब उसी सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे उसी सेगमेंट का एक सब टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स विच आर important or required for the process of respiration। बेसिकली देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रीदिंग की प्रोसेस होना कंपलसरी है। ठीक है, मैंडेटरी प्रोसेस है फॉर द कंप्लीशन ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बेसिकली एनर्जी हमें रिक्वायर्ड रहती है। एनर्जी करेंसी हमारी एटीपी जैसे बोल देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे अपन बोल देते हैं। ठीक है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब फूड जो है वो डायरेक्टली जैसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर सकता विदाउट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने देखा था कि रेस्पायरेशन होना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, रेस्पायरेशन होने के लिए ब्रीदिंग जरूरी है। तो अल्टीमेटली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करते हैं, और ब्रीदिंग अल्टीमेटली रेस्पायरेशन को कंप्लीट कराती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मतलब होता है ऑर्गन्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गन्स विच आर रिक्वायर्ड और विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि जो ब्रीदिंग में रिक्वायर्ड ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट जो भी ऑर्गन्स हैं, देखो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट जो है वो मेनली ह्यूमन के रेफरेंस में लेकर चलेंगे, यानी कि इसका डिस्कशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन रहेगा, लेकिन कुछ एक अदर एनिमल्स का डिस्कशन भी अपन करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब होता है किसी भी एनिमल में ऐसा ऑर्गन जो ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं। रेस्पायरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, या रेस्पायरेशन की प्रोसेस में एक अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। उस ऑर्गन को अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज वाले सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हेडिंग जो है टाइटल है हमारा। ठीक है, तो लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मतलब ये है कि ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है, हम फर्दर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का डिस्कशन करने के बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में इनहेल यानी कि इनहेलेशन, या फिर इंस्पायरेशन, और एक्सेल या एक्सेलेशन, या फिर बोल सकते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी कि गैसेस को अंदर लेना और गैसेस को बाहर निकालना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, श्वास लेना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग की, ये एनिमल्स की हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंस बेसिकली मैं बोल सकता हूं। हैबिटेट का मतलब होता है जहां वो एनिमल जो है रह रहा है। ठीक है, और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों पर डिपेंड करता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। तो हमें पता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम या एनिमल डाइवर्सिटी में जो भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक ही हैबिटेट में तो नहीं रहते, अलग अलग उनका हैबिटेट होता है। ऐसे ही उनका अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल भी रहता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी डिफर करते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर डिफर करते हैं यानी कि अलग अलग हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है। तो अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स में अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म एटसेट्रा, इनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज में दो गैसेस पार्टिसिपेट करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनहेल करा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करा जाता है। ये बेसिक फंडा रहता है। तो इस प्रोसेस में इन केस ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एटसेट्रा, इनमें सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो प्रोसेस होता है और बॉडी सरफेस इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो मैं अगर बात करूं लोअर इनवर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो उनका बॉडी सरफेस जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं इनमें, वो सिंपल डिफ्यूजन के फंडामेंटल पर होता है। अर्थवर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बोल देते हैं, ठीक है। वो पार्टिसिपेट करता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की प्रोसेस में। बिकॉज जैसे कि मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करूं, इन केस ऑफ अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स है, एक नेटवर्क है ट्यूब्स का अलग अलग, ठीक है, उसके थ्रू होता है। और इसमें जो ऑक्सीजन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर से होता है बॉडी के इनसाइड, ठीक है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है किनमें, इन्हीं अपने इंसेक्ट में, जिन्हें गिल्स बोल देते हैं। और इन गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को अपन ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं और जो मोलस्क हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का कंप्लीशन होता है। यानी कि मैं बात करूं मोलस्क और एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे गिल्स, ठीक है। और गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को अपन बोल देते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिन्हें अपन लंग्स बोल देते हैं। जैसे कि वेस्कुलराइज्ड यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर हैं जिनको गिल्स बोल देते हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अपन लंग्स बोल देते हैं। ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो सरफेस पर, धरातल पर जो रहते हैं, उनमें इसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का कंप्लीशन होता है। और लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को बेसिकली अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देते हैं, ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट्स में बेसिकली देखने को मिलता है, फिशेस में मिलता है, ठीक है। फिशेस जो होती हैं गिल्स को यूज करती हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, थ्रू द लंग्स। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हैं, ये रेस्पिरेशन कर सकता है मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन में, बिकॉज देखो हमने देखा था कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल नेचर है। एक नेचर है एक्वेटिक, ठीक है, और दूसरा नेचर है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो अगर यहां पर रहेगा इस सरफेस पर, तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, और एक्वेटिक कंडीशन में रहेगा तो ये मॉइस्ट स्किन वाला हो जाएगा। तो ये होता है, यहां पर लंग्स के थ्रू हो जाता है और यहां पर हो जाता है स्किन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस है। देखो यहां पर भी डिफरेंट, हमने क्या देखा था, हैबिटेट के बेस पर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो एक्वेटिक कंडीशन में देखो क्या हो गया, स्किन वाला पार्टिसिपेशन हो गया, और ये कंडीशन है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, वहां पर लंग्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो ये होता है हैबिटेट के बेसिस पर। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्कशन, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ऐसे ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोल देते हैं, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप है एक। तो यहां पर जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बाहर को ओपन होते हैं, अबाउ द अपर लिप्स, जो कि हमारे अपर लिप्स हैं, उनसे ऊपर की तरफ ओपन होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिनको अपन बेसिकली क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को अपन और भी बोल देते हैं नेजल ओपनिंग, एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, ये अंदर की तरफ नेजल चैम्बर को लीड करते हैं, ठीक है।
नेजल पैसेज से होते हुए। द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स वाले सेगमेंट में ओपन होता है हमारा नेजल चेंबर जो होता है, ठीक है। अ पोर्शन विच इज कॉमन, ठीक है, और हमें पता है कि फेरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली कॉमन होता है फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर बोथ, ठीक है। यानी कि यहां से फेरिंग्स वाले पार्ट से फूड भी निकलता है, गुजरता है, और यहां से एयर भी गुजरती है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, फेरिंग्स जो होता है बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है, और एक होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेजल चेंबर से रिलेटेड जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, यानी कि टुवार्ड्स द नेजल चेंबर और नेजल कैविटी, दैट इज नॉन एज नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स का हिस्सा जो कि ओरल कैविटी की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे अपन बोल देते हैं ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो होता है वो दोनों के लिए कॉमन रहता है, बिकॉज ओरोफेरिंग्स जो है उससे निकलता है फूड का पैसेज होता है, ठीक है, और नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट जो है यहां से पास आउट होती है एयर। तो ये दोनों के लिए, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज हो गया हमारा फेरिंग्स। लेकिन अगर डिफरेंशिएट करें फेरिंग्स के दोनों पार्टीशन को या दोनों सेगमेंट को, तो वहां पर होता है ओरोफेरिंग्स फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड द नेजोफेरिंग्स फॉर द पैसेज ऑफ एयर। फिर आता है फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। अब जैसे फेरिंग्स को क्रॉस करते हैं, फेरिंग्स से क्रॉस होते ही हमारा आता है लैरिंग्स, जिसे अपन साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। साउंड बॉक्स होता है, और ये साउंड बॉक्स जो होता है बेसिकली इस पाइपलाइन में, यानी कि इस ट्रैकिया में, विंड पाइप में ओपन होता है, ठीक है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, और इसी वजह से अपन इसे साउंड बॉक्स का नाम दे देते हैं लैरिंग्स को। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लेप कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस बेसिकली क्या होता है? ट्रैकिया की ओपनिंग होती है। जैसे कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ये वाली ओपनिंग है, इसे अपन बोल देते हैं ग्लोटिस, ठीक है। ये ग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस नाम के फ्लैप से क्या होती है? कवर होती है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग और डीग्लूटिशन, ठीक है। यानी कि भोजन को निगलते समय क्या होती है? ये वाली ओपनिंग ग्लोटिस जो है एपिग्लोटिस नाम के कार्टिलेजिनस इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप होता है, इससे कवर होती है। जिससे क्या होता है? लैरिंग्स में पार्ट एंटर होने वाला फूड जो है वो बेसिकली लैरिंग्स में एंटर होने की बजाय कहां चला जाता है? ईसोफेगस में चला जाता है। तो ये अगर मैं बात करूं एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, तो एपिग्लोटिस जो होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये ट्रैकिया में एंटर होने से बचाता है फूड को, ठीक है। ट्रैकिया एक क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है, यानी कि सीधी पाइपलाइन है, जो कि मिड थोरेसिक कैविटीज तक एक्सटेंड रहती है। मिड थोरेसिक कैविटी यानी कि थोरेसिक सेगमेंट देखा जाए तो एब्डोमेन सेगमेंट होता है, थोरेसिक सेगमेंट होता है, पेल्विक रीजन होता है। ये अलग अलग सेगमेंट है हमारी बॉडी के। तो मिड थोरेसिक कैविटी जो है, यानी कि थोरेसिक जो कैविटी है उसके मिड तक, बीच तक जाती है। फिर यहां पर क्या होती है? ये पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है वहां पर डिवाइड होती है, ठीक है। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होती है। फिर आगे चलकर क्या होती है? ये ब्रोंकी भी क्या होती है? सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। फिर ब्रोंक्यूल्स जो हैं, फाइनल जो इनका मैं बताऊं, अगर ट्रैकिया का जो डिवाइडेशन है वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोल देते हैं? छोटे छोटे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। बहुत पतला डिवाइडेशन है। देखो बेसिकली जैसे कि मेन पाइपलाइन है, ये आगे चलकर डिवाइड हो गई, ठीक है। ये वाली पाइपलाइन फिर आगे चलकर डिवाइड हो गई, ठीक है। और फर्दर ये वाली पाइपलाइन भी फिर आगे चलकर डिवाइड हो गई। तो ये पाइपलाइन जो है, यानी कि ये वाली पाइपलाइन बेसिकली इन रेफरेंस ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, मेन पाइप है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, देन इसका कम है, इसका और कम है। तो ऐसे ऐसे जो जब तक अब अपन टर्मिनल ब्रोंक्यूल को जाते हैं तो इसका डायमीटर बहुत कम हो जाता, ठीक है। अब है दैट ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सिरिंग्स, ठीक है। यानी कि मैं अगर बात करूं, यानी कि ये वाला ट्रैकिया है, यहां से लेकर हमारी जो इनिशियल ब्रोंकियल है, ठीक है, टर्मिनल की बात नहीं कर रहा, इनिशियल ब्रोंकियल है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं, सॉरी रिंग्स होती हैं, पूरी रिंग्स होती हैं। जैसे इन रिंग्स से सपोर्टेड रहती है, बिकॉज ये रिंग्स क्या होती हैं? ये डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं, यानी कि अगर वेंट्रल और डोर्सल पार्ट की बात करूं तो ये डोर्सल पार्ट जो है यहाँ पर ये ऐसे इनकम्प्लीट होती है। तो ये वाली रिंग्स क्या करती है? इसके कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि ये कंस्ट्रिक्ट ना कर पाए, ये पिचक ना जाए, ये वाली पाइपलाइन इससे रोकती है, ठीक है।
Each terminal bronchioles gives rise to a number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structure which is known as alveoli. और ये वाले जो हैं आगे चलकर ये लास्ट फाइनल ऐसे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, पतले बैग लाइक स्ट्रक्चर में, पतली वोल वाले बैग लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपन मॉडिफाइड होते हैं. इसे अपन क्या बोल देते हैं? एल्वियोलाई बोल देते हैं. ठीक है, एल्वियोलाई हो गया. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली लंग्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. तो मैं अगर बात करूं लंग्स का कंपोजिशन, ठीक है, मैं यहां बात करूं लंग्स किससे मिलकर बने होते हैं, लंग्स की बात करूं, ठीक है, तो लंग्स जो हैं बेसिकली हमने देखा, देखिए यहां पर लिखा है सबसे पहले जो है लंग्स बनते हैं हमारे ब्रोंकाई के नेटवर्क से, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई. ठीक है, तो मैं बात करूं तो ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकियोल्स. ठीक है, इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा. एल्वियोलाई ये मिलकर लंग्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. तो मैं अगर बात करूं जैसे कि किसी एक वॉल को बनाना है हमें, ठीक है, तो इस वॉल में हमें क्या चाहिए होगी? ब्रिक्स चाहिए होंगी, सीमेंट चाहिए होगी, ठीक है, और हमें चाहिए होगी सैंड, मिट्टी चाहिए होगी. ये कंपोनेंट मिलकर बनाएंगे हमारी इस दीवार को. तो ऐसे ही हमारे लंग्स को कौन बनाएगा? ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई मिलकर हमारे लंग्स को फॉर्म करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है वी हैव टू लंग्स, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा. ठीक है, जो कवरिंग है जैसे कि लीवर की कवरिंग को हमने क्या देखा था, क्या बोला था? ग्लीसन्स कैप्सूल. वैसे ही यहां पर प्लूरा प्रेजेंट होती है, डबल लेयर्ड होती है. ठीक है, जो कि प्लूरल फ्लूइड से भरी होती है. यानी कि मैं अगर बात करूं होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हमने बताया कि दो लंग्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, दो लंग्स हैं. ठीक है, राइट और लेफ्ट, ये वाले लंग्स मैंने बताए. ठीक है, जैसे कि ये ट्रैकिया का डिवाइडेशन है और यहाँ पर लंग्स है, ये वाला लंग्स. ठीक है, और मैं रफली बना रहा हूं. तो ये जो लंग्स है इनकी कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग है. ठीक है, और इस कवरिंग को अपन क्या बोल देते हैं? प्लूरा बोल देते हैं. ठीक है, प्लूरा क्या है? डबल लेयर्ड है. ठीक है, डबल लेयर्ड प्लूरा है. और डबल लेयर्ड प्लूरा जो है वो भरी होती है इस कैविटी में. ये कैविटी है इन दोनों के बीच में. ठीक है, इस प्लूरा के बीच में कैविटी है, इस कैविटी में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड भरा होता है. ठीक है, जो कि बहुत सारे काम करता है, जैसे कि अपन फर्दर जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होगी इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इट रिड्यूसेस बेसिकली द प्लूरल फ्लूइड जो भरा होता है इस प्लूरल कैविटी में, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और लंग्स की सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस हैं उनके बीच होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है. आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है? थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होती है. और इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो होती है लंग्स की सरफेस के कांटेक्ट में होती है. ठीक है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं. मैं बता देता हूं आपको. रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट. एक पार्ट होता है कंडक्टिंग पार्ट. कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है जो कंडक्शन का काम करता है. कंडक्शन का मतलब होता है जैसे कि एक साइट ये है, ए से ए नाम के ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसे यहां से बी वाली साइट को भेजना है. तो यहां पर जो काम करेगा कंडक्शन का उसे बोल देंगे कंडक्टिंग बॉडी. ठीक है, तो यहां पर कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक होता है एक्सचेंज पार्ट. और एक्सचेंज पार्ट का मतलब क्या होता है? जो गैसेस को क्या करेगा? एक्सचेंज कराएगा. O2 को इनसाइड भेजेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड भेजेगा. तो इस टाइप से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वहां पर दो पार्ट होते हैं. ठीक है, तो पहला पार्ट जो होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाता है. तो कंडक्टिंग जोन जो है वो होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से. ठीक है, ये इनिशिएटिंग पार्ट है. ठीक है, और ये जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल को. ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल. अब आता है दूसरा हमारा एक्सचेंज पार्ट. ठीक है, जो कि हमारा गिवन होगा यहां पर. ठीक है, एक्सचेंज वाला पार्ट जो है. दूसरा लिखा है
द एल्वियोलाई, ठीक है, एंड दियर डक्ट्स, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट जिन्हें बोल देते हैं, आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज नॉन एज रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है, बिकॉज यहां पर गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। द कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी एयर को या फिर एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, इस एयर को क्लियर करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, इस एयर को जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंटर हुई है उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाता है। जबकि एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो ऐसी साइट है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करती है। बिकॉज ये डिफ्यूजन कहां होना होता है, जैसे कि एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है हमारी, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के कांटेक्ट में कोई ब्लड वेसल है तो यहां से ऑक्सीजन को यहां भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से यहां भेजता है। तो इस एक्सचेंज का काम कौन करता है, ये हमारा एक्सचेंज पार्ट करता है, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में चैम्बर बने हुए हैं, थोरेसिक चैम्बर, उन चैम्बर में सिचुएटेड रहते हैं हमारे लंग्स, राइट एंड लेफ्ट, इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है, जो थोरेसिक चैम्बर होता है हमारा या थोरेसिक कैविटी होती है एयर टाइट चैम्बर होता है, टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग प्रोसेस। अगर ये लीक्ड होगा यानी कि यहां से एयर का पैसेज हो सकता है आउटसाइड और इनसाइड, तो अपन इसे एयर टाइट नहीं बोल सकते। एयर टाइट नहीं होगा तो यहां पर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, और प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग की प्रोसेस इन ए प्रॉपर मैनर नहीं हो पाएगी। फिर है द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। डोर्सल अगर मैं बात करूं, डोर्सल मतलब होता है हमारी बॉडी के पीछे का हिस्सा, ठीक है, वो किससे, वर्टिब्रल कॉलम से फॉर्म होता है, और वेंट्रली स्टर्नम से फॉर्म होता है। स्टर्नम हमारी जो बोन होती है जिससे अपन स्टर्नम वाली बोन है, ठीक है, इस बोन से वेंट्रल पार्ट कंस्टिट्यूट होता है और डोर्सल हमारा वर्टिब्रल कॉलम से कंस्टिट्यूट होता है। लेटरली हमारी रिब्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, थोरेसिक चैम्बर जो बनता है, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर या फिर थोरेसिक कैविटी जो बनती है, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर में डोर्सली बात करूं तो क्या आ गया, डोर्सली तो क्या आ गई, वर्टिब्रल कॉलम आ गया हमारा, ठीक है। वेंट्रल की मैं बात करूं तो स्टर्नम आ गया, ठीक है, और डोर्सल लेटरल की बात करूं तो कौन आ गई, रिब्स आ गई। तो इस टाइप से एक केज बन जाता है, और इसी केज को अपन क्या बोल देते हैं, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज या रिब केज भी बोल देते हैं, ठीक है, कोई ऐसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है और लेटरली बाय द रिब्स ऑन द लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड भी डिवाइडेशन का काम करता है, बिकॉज ये जो हमारी एब्डोमेन वाली चैम्बर है यानी कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है, वो करता है हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung, ठीक है, pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for the breathing, cannot directly alter by the pulmonary volume. बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जो एनाटॉमिकल सेटअप जो हमारी लंग्स का हुआ है इस एयर टाइट चैम्बर में, वो बेसिकली फैसिलिटेट करता है पल्मोनरी एक्टिविटीज या फिर ब्रीदिंग को, ठीक है। बिकॉज ऐसा सेटअप नहीं होता, एयर टाइट नहीं होता, और इसके साथ साथ इनकी कुछ एक एक्टिविटी लाइक रिब्स एक्टिव होती हैं, रिब्स भी अपनी एक्टिविटी शो करती हैं, डायफ्राम भी एक्टिविटी करता है, ये सारी की सारी चीजें नहीं होती तो ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है वो फैसिलिटेट नहीं हो पाती। फिर है रेस्पिरेशन के कुछ एक पॉइंट्स हैं, रेस्पिरेशन के कुछ एक स्टेप हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बेसिकली इनहेलिंग ऑफ गैसेस और एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस, which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out, ठीक है, ये प्रोसेस होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन की। फिर होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट होता है इन गैसेस का थ्रू द ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी की सेल्स को इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन होता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ब्लड लेवल पर टिश्यू लेवल पर ब्लड से क्या होता है, यानी कि ये टिश्यू हो गया हमारा, यहां से निकलने वाली ब्लड वेसल्स क्या कर देती है, यहां पर O2 रिलीज करा देती है, यहां से CO2 को क्या कर लेती है, लोड कर लेती है। तो ये वाली प्रोसेस होती है जिसे अपन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। फिर होता है O2 का यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स, ठीक है, फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता है, ठीक है।
ये प्रोसेस होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का। तो ये बेसिकली 5 स्टेप हैं, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन और द एल्वियोलाई और द लंग्स लेवल, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गैसेस बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यू, फिर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो इसे ही तो अपन क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं भाई। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 या इसे ही अपन बोल देते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली C6H12O6 जो होता है हमारा, यानी कि फूड जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी बनती है। ये वाली रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करता है हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एपिग्लोटिस को दिखाया गया है, ठीक है। फिर लैरिंग्स को दिखा रखा है, फिर ट्रैकिया को दिखा रखा है। ट्रैकिया में ये रिंग्स को भी रिप्रेजेंट करा गया है जो सी रिंग्स हैं या फिर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ठीक है। फिर इसमें डिवाइडेशन है, ब्रोंकस हैं, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करा गया है, एल्वियोलाई को भी दिखाया है, प्लूरल फ्लूइड भरा है, ब्रोंक्यूल्स को भी दिखा रखा है। ये लंग्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट वाला है। कट एंड ऑफ रिब्स के एंड भी दिखा रखे हैं, ठीक है, एंडिंग पार्ट भी, और ये हमारा डायफ्राम का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेक्शनल व्यू है, ठीक है। और इसमें बेसिकली लेफ्ट लंग को ज्यादा अच्छे से दिखा रखा है, बिकॉज लेफ्ट लंग में जो हमारा पूरा डिवाइडेशन दिखा रखा है, इसमें अलग अलग एल्वियोलाई कैसे रहती हैं, प्लूरल फ्लूइड कैसे भरा है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ जाके टर्मिनेट होते हैं, ये सब दिखा रखा है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा डिस्कशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये डिसाइड करता है उनका हैबिटेट और उनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, ठीक है। ये डिस्कशन हो गया हमारा ऑन द बेस्ड ऑफ मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या फिर ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।